अस्सलामुअलैकुम। एमडीकेट 2025 के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स से एक ही टॉपिक जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है, जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। इसी टॉपिक से मैंने 10 एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यूज हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि What was the foundation for Planck's quantum theory of radiation? Planck's quantum theory of radiations की प्रेजेंटेशन के लिए जो फाउंडेशन थी वो कौन कौन से थी? ऑप्शन ए में है फेलर ऑफ रेले जीन्स लॉ एट शॉर्ट वेवलेंथ। ऑप्शन बी में है फेलर ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एट लॉन्गर वेवलेंथ। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है दिस थ्योरी वर प्रेजेंटेड एक्सीडेंटली। तो याद रखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस जो है ये इसकी जो फाउंडेशन है वो होती फेलेवर ऑफ द रेले जीन्स लॉ एट शॉर्ट वेवलेंथ एंड द फेलेवर ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एट लॉन्गर वेवलेंथ। दोनों लॉज, यानी दोनों लॉज जो है क्लासिकल लॉज इसको हम कहते हैं। रेले जीन्स लॉ ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से शॉर्ट वेवलेंथ पर डिविएट हो रहा था, जबकि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसकी जो रिजल्ट है वो हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से लॉन्गर वेवलेंथ पर डिविएट हो रही थी। यानी शॉर्ट वेवलेंथ पर रेले जीन्स लॉ जो है ये फेल हो रहा था, जबकि लॉन्गर वेवलेंथ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये फेल हो रहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो इन दोनों लॉज की फेलेवर से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उसको प्रेजेंट किया गया था बाय मैक्स प्लैंक्स ने। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज नंबर सेकंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी which of the following is incorrect? क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए में है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड एज कंटिन्यूअस वेव्स। ऑप्शन बी है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब एंड एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। एमसीक्यू नंबर थर्ड है an atom emits a spectral line of wavelength lambda when an electron makes a transition between levels of energy E1 and E2. Which expression correctly relates the wavelength lambda, the energy E1 and energy E2? कहते हमारे पास एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से, जो कि एक ट्रांजिशन कर रहा है E1 एंड E2 के बीच, एनर्जी लेवल है हमारे पास E1 एंड E2, तो उससे जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ हमारे पास है लेम्डा। तो हमने लेम्डा को इन टर्म ऑफ एनर्जी एंड E1 एंड E2 इसको शो करना है, जो कि ऑप्शन ए में इसको दिया गया है कुछ ऐसे तरह के लेम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय सी एन टू E1 माइनस E2। ऑप्शन बी में एच लेम्डा इज इक्वल टू एच सी E1 माइनस E2। ऑप्शन सी में है लेम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2। ऑप्शन डी में है लेम्डा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एच एन टू E1 माइनस E2।
तो याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करती है तो उसकी जिसकी जो एनर्जी वो एमिट करती है उसको हम फाइंड करते हैं इसी एक्सप्रेशन से, E1 माइनस E2 एस इक्वल टू HF। H हमारे पास है प्लॉन्क्स कांस्टेंट, जबकि F हमारे पास रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से एमिट होती है। From the general wave equation, we can represent this frequency in terms of wavelength by using the general wave equation V is equal to lambda n to f। जो रेडिएशंस एमिट होती है वो ट्रेवल कर रही विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो यहाँ पर V की जगह हम लिखेंगे C एज इक्वल टू लेमडा n/f। दोनों साइड को जब हम लेमडा पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू आएगी C डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहाँ पर F की जगह हम ये C डिवाइडेड बाई लेमडा पुट करते हैं, सो दैट विल बी E1 माइनस E2 एज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई लेमडा। अब लेमडा को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं एंड E1 माइनस E2 को यहाँ पर ले आते हैं, सो दैट विल बी लेमडा एज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2। तो ये हमारे पास वो वेवलेंथ है एमिटेड रेडिएशंस की जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, Planck's constant and the energy difference E1 minus E2 and this way। So ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास है ऑप्शन सी में, सो लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4 है, अ फोटॉन डिटेक्टर receives a total energy of 3.15 10 की पावर minus 18 joule from radiation with a wavelength of 600 nanometer. How many photons are received by the detector? कहते एक फोटॉन डिटेक्टर है जो कि एनर्जी ये रिसीव कर रही है 3.15 10 की पावर minus 18 जूल, and the wavelength of this received radiation as 600 nanometer। तो इतनी एनर्जी में कितने फोटॉन डिटेक्ट होगी? तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज En एज इक्वल टू NH/N/F। हमने n को फाइंड करना है, सो लिहाजा दोनों साइड को हम HF पर डिवाइड करते हैं, सो दैट विल बिकम एज En एज इक्वल टू En डिवाइडेड बाय HF। अब फ्रीक्वेंसी को चूंकि यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है लिहाजा हम फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, जिसके लिए हम यूज करेंगे जनरल वेव इक्वेशन को, दैट इज V एज इक्वल टू लेमडा n/f। यहाँ से F की जगह हम लिखेंगे F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई लेमडा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट En as equal to the energy of photon multiplied by its wavelength divided by the Planck's constant multiplied by the speed of light। यहाँ पर सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एनर्जी की वैल्यूज को, वेवलेंथ की वैल्यूज को, प्लॉन्क्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट की। तो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन n की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये है, दैट विल बी इक्वल टू 10। यानी इनकी कैलकुलेशन की वैल्यू को पुट करके जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 10, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में। इट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ MCQ नंबर 5 इज दैट द एनर्जी associated with the emission of 2.5 10 की पावर 15 photons and 2 nanosecond is। हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन जो है 2.5 10 की पावर 15 है,
तो 2 सेकंड में इसके 2 नैनो सेकंड में इसकी एनर्जी क्या होगी? सो again we will use the result of the Planck's quantum theory, that is En is equal to nh and 2f. यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम शिफ्ट करेंगे टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम गिवन है। सो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के बीच जो रिलेशन है वो है f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई t। सो यहाँ पर n की जगह हम f की जगह हम पुट करेंगे 1 बाई t। सो दिस विल बी n h डिवाइडेड बाई t। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। सो n की वैल्यू हमारे पास है 2.5 10 की पावर 15। प्लॉन्क्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 6.6 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू हमारे पास है 2 नैनो सेकंड। नैनो को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। सो दैट विल बी 2 क्रॉस 10 की पावर -9। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इसकी कैलकुलेशन से वो है 8.28 10 की पावर -10 जूल, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। सो लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि what will be the wavelength of 66.3 kilogram object moving with 0.1 meter per second? कहते हैं एक बॉडी जिसकी मास 66.3 किलोग्राम है and that moving with the speed of 0.1 meter per second. So what will be its wavelength? The statement is related to de Broglie hypothesis, जिसमें वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर को कनेक्ट किया गया है विद द एक्सप्रेशन P एज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लेमडा। P हमारे पास है पार्टिकल नेचर एंड लेमडा हमारे पास है वेव नेचर। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास दोनों नेचर्स को कनेक्ट कर रहा है, जो कि एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है एंड ये वेव नेचर को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास 66.6 किलोग्राम है, इतनी स्पीड 0.1 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही, तो इसकी वेव नेचर क्या होगी, यानी इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो इस लेमडा को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। सो दैट विल बिकम एज लेमडा एज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई P। P चूंकि पार्टिकल नेचर है, सो दैट विल बी इक्वल टू mv। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। H की जगह हमारे पास 6.6 10 की पावर -34 और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास 66.3 एंड v ऑफ यानी यहाँ पर जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की है जो कि है 0.1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। So we will get the answer of 1 lambda is equal to 1 cross 10 की पावर -34, जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 क्रॉस 10 की पावर -34 मीटर। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास 66.3 किलोग्राम है वो ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो वेव है वो हमारे पास होगी 1 क्रॉस 10 की पावर -34 मीटर। एमसीक्यू नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन ए में है एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ऑप्शन बी रेडिएशन है पार्टिकल नेचर, ऑप्शन सी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स कहते हैं कि लाइट जो है हमारे पास ये शो कर रहा है पार्टिकल नेचर को, जिसकी एनर्जी हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है एंड वी कैन कैलकुलेट इट्स एनर्जी फ्रॉम द एक्सप्रेशन En इज इक्वल टू NH and 2F। एंड सेकंड में है रेडिएशन है पार्टिकल नेचर। फर्स्ट में एनर्जी के बारे में बता रहा है। सो एनर्जी ऑफ क्वांटम थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है एंड क्वांटाइजेशन जो है ये हमारे पास पार्टिकल नेचर होती है। सो लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन
डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी में कहते हैं द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डिटरमिन्ड बाय एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है ना ये वेव नेचर है। सो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के मुताबिक जो है एनर्जी हमारे पास भी क्वांटाइज्ड होती है। एनर्जी जो है ये हमारे पास इसकी नेचर पार्टिकल नेचर होती है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एक्चुअली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास एक्चुअली क्या होती हैं? सो ऑप्शन ए में है फोटॉन, ऑप्शन बी में है मासलेस पार्टिकल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास कंसिस्ट होती है मासलेस पार्टिकल पर, और उसी मासलेस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटॉन। फोटॉन की हमारे पास सिर्फ एक ही मास होते हैं जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मास, इस रेस्ट मास नहीं होती। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास कंसिस्ट होती हैं फोटॉन पर भी, और फोटॉन हमारे पास मासलेस पार्टिकल होते हैं। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वेव लाइक प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं? सो ऑप्शन ए में है मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी बी है एनर्जी एंड डायफ्रिक्शन, ऑप्शन सी डायफ्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो ऑप्शन ए में मोमेंटम हमारे पास जो है ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज कौन सी ऑप्शन में है? सो ऑप्शन बी में है एनर्जी एंड डायफ्रिक्शन, ऑप्शन सी में है डायफ्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इन चारों ऑप्शंस को देखिए, तो ऑप्शन ए में तो मोमेंटम है, मोमेंटम तो हमारे पास पार्टिकल के होते हैं, सो लिहाजा दैट्स इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में एनर्जी एंड डायफ्रिक्शन, जब इलेक्ट्रॉन जो है वेव लाइक शो कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी भी होती है एंड इट विल शूज डायफ्रिक्शन, क्योंकि डायफ्रिक्शन जो है हमारे पास ये वेव प्रॉपर्टीज होती है। तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में डायफ्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंसी। डायफ्रिक्शन हमारे पास वेव प्रॉपर्टी है एंड फ्रीक्वेंसी की मदद से हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। सो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन सी, क्योंकि अगर जो है किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हो तब हम उसकी वेव जो एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डायफ्रिक्शन एंड फ्रीक्वेंसी। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास आज के लेक्चर का कुछ ऐसे तरह है कि द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए है डायफ्रिक्शन एंड इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी है पोलराइजेशन। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक हमारे पास लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है, जबकि ऑप्शन ए में डायफ्रिक्शन एंड इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी में पोलराइजेशन, ये सारे वेव की प्रॉपर्टीज है। तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट तो एक पार्टिकल है, सो इट विल शोज अ पार्टिकल नेचर्स, इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास जो है ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहा है कि लाइट जो है ये कंसिस्ट होते हैं पार्टिकल पर जिसको हम फोटॉन कहते हैं।